हम सभी के नेता मार्गदर्शक श्रद्धेय अडवाणी जी, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री विजय गोयल जी, महासचिव श्री अनंत कुमार जी, श्री रामलाल जी, नेता प्रतिपक्ष दिल्ली विधानसभा श्री विजय कुमार जी मल्होत्रा, श्री जगत प्रकाश जी नड्डा और मैदान में बैठे मेरे सभी सम्मानित पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बहनों एवं भाइयों, हम सभी यहां पर भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले तो मैं जहां आपको हार्दिक बधाई देता हूं इस स्थापना दिवस के अवसर पर, वहीं पर हिंदुस्तान के भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही मैं श्रद्धांजलि भी अर्पित करना चाहता हूं उन महान नेताओं को, उन अपने महान कार्यकर्ताओं को जिन्होंने तिल तिल जलकर भारतीय जनता पार्टी को भारत की राजनीति में इतनी ऊंचाई देने का काम किया है। बहनों भाइयों, हमें गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि हम जिस राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है कि स्वतंत्र भारत की राजनीति में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां पैदा हुई, समाप्त हो गई हैं, उनका नाम लेने वाला कोई शेष नहीं बचा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी मानी जाती है और सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी मानी जाती रही है, उस कांग्रेस पार्टी के समकक्ष अथवा उस कांग्रेस पार्टी से बड़ा राजनीतिक कद बनाने में हिंदुस्तान में किसी राजनीतिक पार्टी ने सफलता प्राप्त की है तो हमारी और आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने सफलता प्राप्त की है। जिस विचारधारा को लेकर हम लोगों ने 1951 में अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की थी, बहनों भाइयों, मैं दो टूक शब्दों में इसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं। भले ही हमने नाम बदल लिया हो, लेकिन अपनी विचारधारा से रंच मात्र न विचलित हुए हैं और न भविष्य में भी किसी भी सूरत में हम अपनी विचारधारा से विचलित होंगे। समय और अवसर देखकर लोग अपनी विचारधाराएं बदलते रहते हैं, अपनी कार्यशैली, अपनी कार्य पद्धति बदलते रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, जैसा मैंने कहा, कि जब से अपने यात्रा प्रारंभ की है, जिस विचारधारा को लेकर, जिस शैली को लेकर, जिस आचरण को लेकर हम उससे रंच मात्र भी विचलित नहीं होंगे, यह हम देश की जनता को भी अपनी तरफ से भरोसा और विश्वास दिलाना चाहते हैं। हम सबको इस बात की भी गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि हिंदुस्तान में जितनी भी प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां मानी जाती हैं, कांग्रेस पार्टी जहां राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है, वहीं पर कम्युनिस्ट पार्टी भी आजादी के जिस समय हमने हासिल की थी उस समय भी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी मानी जाती थी। बहनों भाइयों, चाहे कांग्रेस हो चाहे वह कम्युनिस्ट पार्टी हो, इन दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों का अपने राजनीतिक जीवन में एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, 4 बार, 5 बार वर्टिकल डिवीजन हुआ है। लेकिन हिंदुस्तान की अकेली राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी यह भारतीय जनता पार्टी है जिसका कि अपने राजनीतिक जीवन में एक बार भी वर्टिकल डिवीजन नहीं हुआ है। कुछ लोग आए होंगे, कुछ लोग चले गए होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कभी भी वर्टिकल डिवीजन नहीं हुआ है। एक ऐसी राजनीतिक पार्टी के हम सभी कार्यकर्ता, हम इस सच्चाई को भी नकार नहीं सकते हैं कि जहां पर हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे बहुत सारे श्रेष्ठ नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को भारत की राजनीति में उसका कद इतना बड़ा करने में अपना योगदान दिया है, वहीं पर आज यदि मुझे कहना हो तो मैं कह सकता हूं कि जिन नेताओं का मार्गदर्शन आज हमें प्राप्त हो रहा है, श्रद्धेय अटल बिहारी जी वाजपेयी और श्रद्धेय अडवाणी जी, दो व्यक्ति ऐसे हैं इस समय हमारे बीच कि सचमुच जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भारत की राजनीति में यह कद हासिल कराने में अपना योगदान किया है। आज यदि हम स्थापना दिवस के अवसर पर यहां एकत्रित हैं तो श्रद्धेय अटल जी स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण हम लोगों के बीच तो मौजूद नहीं हैं, लेकिन श्रद्धेय अडवाणी जी यहां मौजूद हैं। जब तक हम श्रद्धेय अडवाणी जी का एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से अभिनंदन न करें, स्वागत न करें, तो मैं समझता हूं कि स्थापना दिवस को एक समारोह के रूप में आयोजित करने की हमारी सार्थकता पूरी नहीं हो पाती। बहनों भाइयों, हम कल्पना नहीं कर सकते कैसे जिस्म का पसीना इन लोगों ने बहाया है। आज तो हम हवाई जहाज से चलते हैं, आज तो हम एयर कंडीशन गाड़ियों से चलते हैं,
3 टियर की बात तो छोड़ दीजिए, आम रेलगाड़ी के डब्बे में बैठकर यात्रा करके भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को निचले धरातल तक पहुंचाने का काम श्रद्धेय अटल जी, श्रद्धेय अडवाणी जी जैसे नेताओं ने ही किया है। अडवाणी जी, आपके योगदान को हिंदुस्तान की भारतीय जनता पार्टी कभी भूल नहीं सकती है और हिंदुस्तान की जनता भी इसको नहीं भूल सकती है कि जिस विचारधारा को आपने दिया है उस विचारधारा की सार्थकता कितनी है, इसके महत्व को समझने वाले लोगों की संख्या इस हिंदुस्तान की राजनीति में निरंतर बढ़ती चली जा रही है। हम लोगों ने हुकूमत भी चलाई है 6 वर्षों तक, इस हिंदुस्तान में हम लोगों ने हुकूमत भी चलाई है, श्रद्धेय अटल जी, श्रद्धेय अडवाणी जी के नेतृत्व में चलाई है। 24 राजनीतिक पार्टियों को साथ लेकर हम लोगों ने हुकूमत चलाई है। हिंदुस्तान के कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी इस समय सरकार चला रही है। कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी कई दूसरे दलों के साथ भी मिलकर गठबंधन की सरकार यानी एनडीए की सरकार इस समय चला रही है। बहनों भाइयों, कौन इस सच्चाई को नकारेगा कि जिन राज्यों में भी हमारी सरकारें चल रही हैं इस समय, हिंदुस्तान में अन्य राजनीतिक पार्टियों की सरकारों से बेहतर परफॉर्म करने वाली, यानी जिसे गुड गवर्नेंस कहते हैं, गुड गवर्नेंस देने वाली हिंदुस्तान की यदि कोई राजनीतिक पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। यह केवल बात मैं नहीं कह रहा हूं, भारत ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की सर्वेक्षण एजेंसियां भी इस सच्चाई को अब स्वीकार करने लगी हैं कि हिंदुस्तान में गुड गवर्नेंस देने वाली यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। हम ऐसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं। 6 वर्षों तक हम लोगों ने सरकार चलाई है, सारे देश ने देखा है, सारी दुनिया ने देखा है। महंगाई को पूरी तरह से हम लोगों ने यहां काबू पाने में लगातार 6 वर्षों तक कामयाबी हासिल की। वहीं पर स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार इस देश के सकल घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी की ग्रोथ रेट को 8.4% तक ले जाने का काम यदि किसी सरकार ने किया है बहनों भाइयों, तो आपकी सरकार ने किया है, हिंदुस्तान की दूसरी सरकार ने नहीं किया है। आपको यह भी जानकर खुशी होगी, आज हमारा देश कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट के शासनकाल में करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्री बन चुका है, चालू खाता घाटा वाला देश बन चुका है। लेकिन जब आपकी हुकूमत थी तो उस समय यह हमारा हिंदुस्तान करंट अकाउंट सरप्लस कंट्री बन गया था। यह गौरव हम सबको प्राप्त है। राजकोषीय घाटा पूरी तरह से नियंत्रित था, जिसे फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। आज फिस्कल डेफिसिट तेजी के साथ बढ़ रही है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रही है और हमारे प्रधानमंत्री जी यह दावा करते हैं, कहते हैं कि हम आर्थिक सुधारों का सिलसिला जो हमने प्रारंभ किया है, वह आर्थिक सुधारों का वह सिलसिला हमारा किसी भी सूरत में रुकेगा नहीं, बल्कि हम सिलसिला आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक कि हम भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की मजबूत अर्थव्यवस्थाओं की कतार में लाकर नहीं खड़ा कर देंगे। प्रधानमंत्री जी, आप यह दावा करते हैं, किसे आर्थिक सुधार कहते हैं? क्या हमें ऐसा आर्थिक सुधार चाहिए जो हिंदुस्तान में महंगाई को बढ़ा दे? क्या ऐसा आर्थिक सुधार चाहिए जो पेट्रोल और डीजल की कीमत हर महीने बढ़ा दे? क्या हमें ऐसा आर्थिक सुधार चाहिए जो बेरोजगार नौजवानों की संख्या को बढ़ा दे? क्या हमें ऐसा आर्थिक सुधार चाहिए जो हिंदुस्तान में इनकम डिस्पैरिटी को बढ़ा दे, आय की विषमता को बढ़ा दे, गरीबों की संख्या को बढ़ा दे? क्या हमको ऐसा आर्थिक सुधार चाहिए जो किसानों को बदहाल कर दे, हताश कर दे, आत्महत्या करने को मजबूर कर दे? हमें ऐसा आर्थिक सुधार चाहिए? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, हमें तो ऐसा आर्थिक सुधार चाहिए, ऐसा आर्थिक सुधार चाहिए जो हिंदुस्तान के आम इंसान की चिंता करे। झोपड़ी में रहने वाला, गरीब मां की कोख से पैदा हुआ भी नौजवान अपने को स्वाभिमान के साथ यह कह सके कि हुकूमत हमारी हिंदुस्तान में ऐसी है कि हम जीवन में अपने को निरीह नहीं समझेंगे, हमारे अंदर कभी निरीहता का भाव नहीं पैदा होगा, उसके अंदर भी विश्वास हो, भरोसा हो कि हमारे कदम अपने जीवन में, सामाजिक जीवन में कभी लड़खड़ाने नहीं पाएंगे। ऐसा होना चाहिए। बहनों भाइयों, हम भी आर्थिक सुधार के पक्षधर हैं, लेकिन कैसा आर्थिक सुधार? ऐसा आर्थिक सुधार होना चाहिए जो हमारे भारत की अर्थव्यवस्था की स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उस पर किसी भी सूरत में दुनिया की कोई भी ताकत सवाल या निशान लगाने की जरूरत न कर सके। हम ऐसा आर्थिक सुधार चाहते हैं जो हिंदुस्तान की गरीबी को दूर कर सके,
आय की विषमता को दूर कर सके, हम ऐसा सुधार चाहते हैं। क्या प्रधानमंत्री जी, आप ऐसी आर्थिक सुधार की बात करते हैं कि 2004 से लेकर 9 तक 27 लाख आपने रोजगार के अवसर सृजित किए हैं, लेकिन 98 से लेकर 2003 तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए सरकार ने, बहनों भाइयों, सीना ठोक कर गौरव के साथ कहो, अकेली हमारी सरकार ऐसी रही है स्वतंत्र भारत की जिसने 2008 से लेकर 2003 के अंदर 5-5.5 वर्षों के अंदर 6 करोड़ 70 लाख रोजगार के अवसर यहां पर जनरेट करने का काम किया है। यह आंकड़ा हमारा नहीं है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का यह आंकड़ा है। बहनों भाई, कैसा आर्थिक सुधार चाहिए आपको? इस पर भरोसा कीजिए, इस पर विचार कीजिए। देखा होगा आपने कल के ही समाचार पत्रों में कि इस सरकार ने चीनी मिलों के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस, जो बंधन लगा रखे थे, जो प्रतिबंध लगा रखे थे कि 10% चीनी आपको लेवी के रूप में देनी होगी, जो चीनी कम से कम सस्ते दर पर गरीबों के बीच वितरित की जा सके, उस चीनी मिलों से बंधन को पूरी तरह से इस सरकार ने समाप्त कर दिया है। आपको मालूम है चीनी मिल मालिकों को 3000 करोड़ रुपए का फायदा इस गवर्नमेंट ने पहुंचाया है। और आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा बहनों भाइयों कि कुछ वर्षों के अंदर 5.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का टैक्स एग्जम्पशन और तरह तरह के इंसेंटिव्स कारपोरेट्स को मुहैया कराने का काम किया है। लेकिन हिंदुस्तान के गरीब और किसानों की सब्सिडी में यह सरकार कटौती कर रही है। गन्ना किसानों की चिंता नहीं है, केवल बड़े बड़े उद्योगपतियों की चिंता है। हम उद्योगपतियों की भी चिंता करना चाहते हैं। मैं जानता हूं कि उद्योगपतियों का भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा योगदान होता है, मैं जानता हूं इस सच्चाई को भी। लेकिन हमको जो भी योजना बनानी चाहिए उसमें संतुलन का ध्यान रखा जाना चाहिए। लेकिन इस सरकार ने वो संतुलन भी कायम रखना गंवारा नहीं है। और इतना ही नहीं, इस सरकार ने तो गन्ना किसानों को तबाह करने के लिए एक रंगराजन कमेटी बनाई है। रंगराजन कमेटी की रिकमेंडेशंस ऐसी हैं कि हिंदुस्तान का गन्ना किसान उसका विरोध कर रहा है। यह तो गन्ना किसान और तबाह हो जाएगा। और इस सरकार ने जो पहले चीनी के ऊपर 2600 करोड़ रुपए की सब्सिडी देती थी, अब इस सरकार को चीनी मिलों पर से यह लेवी का प्रतिबंध समाप्त कर देने के कारण अब लगभग 5,500 करोड़ रुपया अपने खजाने से खर्च करना पड़ेगा। कैसी सरकार है? कैसा आर्थिक सुधार करना चाहते हैं? देश किस संकट के दौर से गुजर रहा है बहनों भाइयों, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो राजनीतिक दृष्टि से जागरूक होंगे वही सच्चाई को अच्छी तरह समझते होंगे। हम केवल आर्थिक मोर्चे पर ही विफल हैं ऐसा नहीं है, हम आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर भी पूरी तरह से विफल हैं। छोटे छोटे देश हमको आंख दिखा रहे हैं। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। हम पड़ोसी देश के साथ अपने रिश्ते बेहतर रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारे रिश्ते पाकिस्तान के साथ मधुर हों, लेकिन पाकिस्तान का रवैया जो भारत के प्रति है, यह हमारी हुकूमत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी जिस तरीके से प्रभावी विरोध दर्ज कराना चाहिए वो प्रभावी विरोध भी दर्ज नहीं करा पा रही है। देश के आन बान शान की सुरक्षा की गारंटी कैसे हिंदुस्तान की जनता प्राप्त कर सकती है? बहनों भाइयों, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी तो हमारी सरकार ने एक निर्णय लिया था, जब आतंकवादी वारदातें हुई थी कई स्थानों पर, यह निर्णय लिया था, कहा था कि अब हम पाकिस्तान के लोगों को जल्दी वीजा नहीं देंगे। फिर से सरकार ने उसे खोल दिया। क्यों कर दिया? क्या पाकिस्तान ने किया है? पाकिस्तान को कहिए कि आतंकवादी गतिविधियां जो पाक स्पॉन्सर्ड हैं, जो पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर्ड हैं, जब तक पाकिस्तान उस पर प्रतिबंध नहीं लगाता है तब तक किसी भी सूरत में भारत और पाकिस्तान के बीच कोई वार्ता नहीं होनी चाहिए। सीबीएम का प्रोसेस सस्पेंड किया जाना चाहिए, इसे निलंबित किया जाना चाहिए। क्या तरीका है? चीन हमारा पड़ोसी देश जिस तरीके से भारत को चारों तरफ से घेर रहा है, चारों तरफ से घेर रहा है। मैं बहुत डिटेल नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि श्रद्धेय अडवाणी जी हमारे बीच मौजूद हैं। आंतरिक सुरक्षा का जहां संकट गहरा हुआ है वहीं बाह्य सुरक्षा का संकट गहरा हुआ है। कूटनीतिक मोर्चे पर भी यह सरकार पूरी तरह से विफल सिद्ध हुई है। कूटनीतिक मोर्चे पर भी यह सरकार पूरी तरह से विफल सिद्ध हुई है। इटली में यहाँ के राजदूत चले जाते हैं, इटली के राजदूत
भग जाते हैं, कोर्ट में केस चल रहा होता है और जाकर वहां डंके की चोट पर सीना ठोंक कर कहते हैं कि मैं भारत वापस नहीं जाऊंगा। भारत, जब जाकर भारत ने कहा आओ आओ प्लीज चले आओ, तुम्हारी गिरफ्तारी नहीं होगी, तुम्हें फांसी की सजा नहीं दी जाएगी, तब वह भारत आने को तैयार होते हैं। इसे हमारी सरकार अपनी डिप्लोमेटिक सक्सेस मानती है, इसे कूटनीतिक सफलता मानती है। कूटनीतिक मोर्चे पर भी यह सरकार पूरी तरह से विफल है। मुझे कहना हो तो मैं कह सकता हूं कि हर मोर्चे पर सरकार पूरी तरह से विफल है। यह देश इस समय गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है और बहनों भाइयों, देश की जनता बहुत ही विश्वास भरी नजरों से हम लोगों की तरफ देख रही है कि हिंदुस्तान को इस संकट से यदि कोई राजनीतिक पार्टी उबार सकती है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी उबार सकती है। और मैं हिंदुस्तान के, चाहे वह भाजपा के हों अथवा दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री हों, मैं सबको यह भरोसा और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस दिन हमारी सरकार बन जाएगी, हम उस दिन सारा अधिकार केंद्र के हाथ में केंद्रित नहीं रखेंगे, बल्कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर टू द स्टेट्स करेंगे, ताकि इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग पावर भी मिल सके, तो हमारी राज्य सरकारों को मिल सके। सारा का सारा अधिकार केवल केंद्र के हाथों में ही सीमित नहीं रहना चाहिए। मैं चाहे कोई भी हो, चाहे वो एआईएडीएमके की सरकार हो, चाहे बीजू जनता दल की सरकार हो, चाहे टीएमसी की सरकार हो, जितनी भी हमारी गैर राजनीतिक पार्टियों की भी सरकारें, हमारे गैर भाजपा दलों की भी जो सरकारें हैं, उनके मुख्यमंत्रियों को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम क्रंच मात्र भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं भारत का भविष्य इसी में निहित है। भारत की कंगाली, भारत की बदहाली, भारत की अर्थव्यवस्था की दुर्गति, इसका समाधान भी यदि निकल सकता है, केवल इसी से निकल सकता है। बहनों भाइयों, आइए हम सभी विश्वास के साथ, एक दृढ़ संकल्प के साथ खड़े हों और यह मत मानिए किसी को पद मिला, किसी को पद नहीं मिला। बहनों भाइयों, महात्मा गांधी ने जीवन में कोई पद हासिल नहीं किया था, कोई पद नहीं हासिल किया था। और बार बार मैं कहता हूं कि पद के कारण किसी व्यक्ति का कद बड़ा नहीं होता है, कद बड़ा होता है तो अपनी कृतियों के कारण बड़ा होता है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने भी कोई पद नहीं हासिल किया था। ठीक है, जो भी अवसर राजनीतिक अपनी पार्टी देती है उसे सहर्ष में स्वीकार करना चाहिए। और मैं बार बार कहता हूं कि यदि आप जीवन में अपेक्षा करते हैं कि हमको यह हासिल हो जाए, वो हासिल हो जाए, तो मैं यह भी विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, बार बार इस बात को दोहराता हूं। कभी कभी हमारे जो कुछ सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव्स हमारे जो मित्र हैं वो इस कहते हैं कि राजनाथ सिंह जी, यह सब सारी बातें आप राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को समक्ष क्यों बोलते हैं? मैं कहता हूं, यदि आप जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हो, साफ नीयत के साथ, नीयत साफ होनी चाहिए, साफ नीयत के साथ कर्म करते चले जाओ। इस पूरे होल यूनिवर्स में, पूरी सृष्टि में दाता है तो केवल विधाता है, शेष सभी याचक हैं। इसलिए एक विश्वास के साथ भारत को एक महान भारत बनाने के लिए, ऐसा महान भारत जो केवल धनवान ही न हो बल्कि ज्ञान और विज्ञान में भी सारे विश्व का नेतृत्व कर सके, ऐसे महान भारत के निर्माण में हम सभी अधिक से अधिक योगदान करें। आज इस स्थापना दिवस के अवसर पर इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए और श्रद्धेय अडवाणी जी का पुनः एक बार शीश झुकाकर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।